क्योंकि ये हेल्थ, दिमागी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्या जो बात दुनिया में जानी जाती है, पाकिस्तान में नहीं मेरा ख्याल के। कि आपके वालिद जो हैं वो सहारनपुर से हैं, खालिस्तान यूपी, उर्दू यूपी। यूपी से। जी हाँ, हमारी मेरी सबसे दी प्यारी, तुमने भी की थी खाक तैयारी, जैसे लगी हो सबको बीमारी, इनके दिलों को जलाओ गोरियो, यहाँ बंदरों की फौज है बहुत, इनको जूतियां लगाओ गोरियो। ये लिखने का अंदाज उस वक्त से ही। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गिलानी स्टॉक। मैं हूं कुमैल गिलानी। यूं तो करता है असर हुस्न जहां होता है, आप होते हैं जहां कुछ और समा होता है। हमारे आज के मेहमान, यूं तो उनका ताल्लुक़ एक इंजीनियरिंग से है। उनका, उनकी फैमिली का दिफाई जो हमारा निज़ाम है पाकिस्तान का, उसमें बहुत बड़ा किरदार है। हमारे साथ आज की जो शख्सियत है उनका नाम है जवेद इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम जवेद इकबाल बेग साहब, कैसे हैं आप? आपकी दुआएं कुमैल भाई ठीक ठाक हैं, आप खैरियत से हैं माशाल्लाह। आज आप वैसे ही स्मार्ट हैं, वैसे खूबसूरत भी हैं। चलें, हाँ। सर आपसे आपसे कम है सर। क्योंकि मुशाबत पे भी बात करेंगे, मैं मुझे तो किसी और के साथ रिजेम्बलेंस आपकी लगती है, किसी के साथ मिलती भी लगती है। अरे तो मेरे अल्लाह का बड़ा एहसान है मुझ पर कि इस एज में भी कुछ बड़े यंग यंग रहते हैं, तबीयत से यंग रहना चाहिए ये इंसान। यहाँ से होता है कुमैल। आपको सही बताऊं, इंसान यहाँ से जब चाहे बूढ़ा हो जाए, सही बात है। और जब चाहे अपने आप को मार ले, और बिल्कुल जब ऐसा। चाहे जिंदा रखना चाहे वो रख ले, क्योंकि ये हेल्थ, दिमागी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्या जो बात। दुनिया में जानी जाती है, पाकिस्तान में नहीं मेरा ख्याल के। अच्छा, अगर हम बात करें आपकी इब्तिदा पे, कि आपका जो इब्तिदाई दौर है वो कहाँ से है, और आपके जो पेरेंट हैं वो इंडिया में कहाँ से हैं? क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है कि कमो बेशतर सभी के पेरेंट्स कहीं ना कहीं से इंडिया में से ही हैं। माइग्रेट होकर आइए। या ऐसा है कि वालिद साहब और वालदा का ताल्लुक भी वालिद साहब का ताल्लुक सहारनपुर से था, और वालदा जो थी वो पंजाब से थी। पंजाब से थी। वालिद साहब तालीम याफ्ता थे और उन्हें बॉयलर इंजीनियर थे, बॉम्बे से उन्होंने इंजीनियरिंग की थी। ये हमारा ख़ानदानी भी चला आ रहा है, मुग़ल बेग फैमिली से ताल्लुक़ है, तो ये ज़्यादातर इंजीनियर वगैरह ही होते हैं, अच्छा, टेक्नीशियन भी होते हैं, कुछ क्रिएटिव माइंड के लोग होते हैं। एक चीज़ बड़ी मुतरादिफ है, एक एक अलग-अलग चीज़ लगती है। वो क्या? कि आपके वालिद जो हैं वो सहारनपुर से हैं, खालिस्तान यूपी, उर्दू यूपी। यूपी से। जी हाँ, ठीक है, खालिस्तान उर्दू उर्दू, बोलने वाले, बिल्कुल उर्दू और वैसी। आपकी वालदा पंजाबी बोलने वाली, मतलब हाँ, कि वह ऐसा ऐसा। ये बड़ा ये मुश्किल, कॉम्बिनेशन। ये एक बहुत मुश्किल मरहला था। जब भी वो अपने भाई के किसी घर जाती थी, तो वहाँ से वालिद साहब को मालूम हो जाता था, जब वो घर शाम को आते थे, कि उसका तलफ़्फ़ुज़ पंजाबी होता था, तो फ़ौरन पहचान लेते थे घर अपने माँ बाप के घर से हो आई है। अच्छा तो ये अच्छा। भी एक वो था। तो अब बहरहाल एक हमने तो थोड़ा ही दौर देखा वालिद साहब का। मैं तकरीबन 18 साल का हूँगा, तो जब उनका इंतकाल हो गया था, कैंसर से वालदा का इंतकाल हुआ, तो वालिद साहब भी तकरीबन कोई 78 के करीब, 76 के करीब जो है ना, उनका भी उनकी डेथ इंतकाल हुई। हुआ, डेथ हुई। तो आप तो आपने खुद देखा है जब आप पाकिस्तान आए, या फिर आपको इस चीज़ का नहीं पता? नहीं नहीं, वो यहाँ पर एक अरसा रहे हूँ मेरा ख्याल नहीं, के। आप जब पाकिस्तान उधर से आए। मैं तो नहीं आया था, मैं तो जब था ही नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये तकरीबन मैं उसके बाद ही यहाँ शालमी में, लाहौर में हमारा, हम मामू के साथ ही रहते शाह थे। आलम मार्केट। शाह आलम मार्केट भी या कहते हैं आजकल, बहुत बिजनेस के लिहाज से बड़ी टॉप पर है शाह आलम मार्केट। वहीं पे रहते थे फवारे के पास। तो बहरहाल मेरा अपना ख्याल था कि बड़ा इब्तदाई दौर बड़े जद्दोजहद का था। वालिद साहब रिटायर हो गए थे जॉब से, और हमें फिर काम भी करना था, और सिस्टम को बड़े भाई ने भी जो है ना वो माशाल्लाह हमसे बड़े थे, आज भी अल्लाह
वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 82 ईयर्स के हैं वाह या माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। और बड़े एक्टिव हैं, बड़े स्मार्ट हैं। यानी आपकी इब्तदाई तालीम जो है वो शाहला मार्केट में रही, जी, जी, बिल्कुल उधर ही ऐसे। आपने कुछ इब्तदाई तालीम हाँ, शुरू। इब्तदाई तालीम भी उधर से हासिल की सही। है। तो इस सारे मामलात के साथ क्योंकि क्योंकि आप आर्ट के साथ बड़ा जुड़े हुए हैं, ठीक है? और ये जो मुल्क के साथ आपके ख़ानदान की वफ़ादारी है, अगर इस चीज़ को हम मद्देनज़र रखें तो ये मतलब आपको इनहेरिटेजली आपके अंदर है या फिर आपको ये चीज़ आपको कहाँ से मिली? इंस्पायर कहाँ से हुए हैं आपके आप इतने मुहिब्बुल वतन मैं एक बात रहे हैं? बता दूँ आपको, कुदरती बात है कि हर पाकिस्तानी सही। को पाकिस्तानी होना चाहिए, हुँ। सबसे बड़ी बात है। कहीं भी वो रहता हो, एक बात तो याद रखे, वो मुसलमान है, चाहे वो किसी और रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो, मगर उसको पाकिस्तानी होना चाहिए। भारतीय जैसे अपने आप को भारतीय कहते हैं, इसी तरह और ममालिक के लोग भी अपने आप को अपनी पहचान खुशी से। वो खुश थे। तो हमारे यहाँ ये बदतरीज ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही, जो बड़े दुख और तकलीफ़ की बात है। मेरे लिए तो ख़ास तौर पे मैं तो ये समझता हूँ कि मैं इसका जवाब यही दूँगा कि सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा बचपन की कोई शरारत वग़ैरह आपकी कोई ऐसे कि कोई याद हो आपको कोई शरारत आपकी? बल्कि शरा मैंने तो मुझे तो शरारती तो हम शुरू से रहे हैं। अच्छा। हाँ, शरारतें तो हमारा जब तक हम दोस्तों में मुनफ़रिद ना नज़र आए, हमें मज़ा ही नहीं आता था कुछ। अच्छा मुझे तो सुनने में मिला है कि आप वो जो लेडीज़ ढोलक बजाती हैं, वो आप लेडीज़ के साथ बैठ के अरे ढोलक पे नहीं, बजाते वो थे? कुमैल ऐसा था कुछ मामला कि आर्ट से मुझे शुरू से दिलचस्पी रही। मैं स्कूल में भी वही पढ़ता था, लपे आती है दुआ और सही। पाक ज़मीं इरशाद माद, वो मुझसे ही पढ़वाते थे और मेरी आवाज़ भी कुछ अच्छी थी, तो मेरे इस पे डिपेंड करते थे, सुबह ही मुझे पहुँचना पड़ता था। ख़ैर, ये तो थी बाद में। फिर दूसरे दोस्त कुछ ऐसे बने कि जो म्यूज़िक से बड़ा लगाव रखते थे। सही। तो वो उनमें बैठना शुरू कर दिया, तो कुछ माइंड में ऐसा कुछ आ गया कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर मैं वो मेरी आवाज़ अच्छी होने की वजह से एक गाना याद किया, दूसरा किया रफ़ी साहब का दूसरा, तो वो एक इमेज दोस्तों में, यार वो सुनाओ ज़रा थोड़ा-सा। जहाँ तक वो ढोलकी का ताल्लुक है, वो ऐसा ही है कि क्योंकि आर्ट अंदर था और अंदर से आर्ट जब मैं अपनी फैमिली में जैसे शादी ब्याह में, तो उन लड़कियों से ज़्यादा अच्छी बजा लेता था सही। ढोलकी। तो वो मैं जब बजाता तो हमारी खालाएँ जो मामी हैं, होती हैं, मुझे बड़ी दुआएँ देती, तू तो वो रौनक लगा देता वो है। कुछ चंदे के अशार भी थे वो जो आप हम मेरे साथ ऑफ द कैमरा शेयर कर रहे थे, वो नहीं, प्लीज़ वो वो भी बताइए ना? दरअसल मैंने मुझे कुछ एक जब आदमी इंसान के ज़हन में ये बात आती है ना कि यार क्रिएटिव माइंड होता है, वो कुछ ना कुछ करता रहता है। इसी तरह से हम अब मेरा भी माइंड जो था ना, वो पैरोडी और ये आप कह लें इसको कॉमेडी लिखने का बड़ा शौक था कि मैं ऐसे गीत लिखूँ लोग हँसें ज़्यादातर। तो उसमें मैंने चंद गीत कि वो ज़रा ढोलकी बजाओ गोरियो, हम मेहंदी लेकर जाते, पहले माज़रत कर लेते थे, उसके बाद जब हम अपना गाना शुरू करते थे सारी लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, अब तो हमारी बच्चियाँ तो पहले भी हम छोटे थे तो हमारी कज़िनें, बहनें थी, तो वो वहाँ से मैं लिखता तो लोग हँस-हँस के पागल हो जाते थे, वो अपनी ढोलकी छोड़ के हम हमारे साथ कहते मतलब हमारी तरफ तवज्जो हो जाती थी। तो मैं कहता था कि वो लिखा मैंने ज़रा ढोलकी बजाओ गोरियो, इनको मुँह ना लगाओ गोरी, ये तो बदतमीज़ हैं सब बहुत, इनको जूतियाँ लगाओ गोरी। ये अदनान समी का गाना था उसका। अच्छा है, हमारी मेहंदी सबसे थी प्यारी, तुमने भी की थी खाक तैयारी, जैसे लगी हो सबको बीमारी, इनके दिलों को जलाओ गोरियो, यहाँ बंदरों की फौज है बहुत, इनको जूतियाँ लगाओ गोरियो। ये लिखने का अंदाज उस वक्त से ही। अच्छा, और उसके अलावा एक और भी बहुत सारे लिखे, मगर इसमें कभी मंज़िल आम पे मैं नहीं लाया, पहली बार आपके सामने ये मैं कह रहा हूँ। तो एक था, दूल्हा का चेहरा मुझे कब्बे से काला लगा, दूल्हा का चेहरा मुझे कब्बे कभी से से काला काला लगा। लगा, सबसे बुरा बस मुझे लड़के का साला लगा।
बहुत खुश है। कहने भाई लफंगे सही बीवी से डरते बड़े, हाँ। देखो जी देखो इन्हें जैसे हो उल्लू खड़े, आए ना रिश्ता कोई हर घर में ताला लगा। हाँ। तो ये एक लिखने का मेरा वो बहुत था। खुश है, बहुत खुश है। यानी ये भी आपको बचपन में आप साथ साथ लिखते मतलब भी वो रहते थे। फिर आप देखिए जब हंसने हंसाने की बात आती है, इंजॉयमेंट की बात आती है, तो फिर ये आप किस एज की बात कर रहे हैं आप? किस एज में होंगे इस टाइम आप? ये 22, 25, 26, 8 शादी से पहले तो बहुत ज्यादा, शादी के बाद कुछ कम होते गए। अच्छा, आपने 71 में हाँ, आपने जॉब का जो आगाज आपकी किया था, स्टार्टिंग हाँ है 71 के करीब है, आप इससे 71 ऐसे के ऐसे ही करीब था, आपने जॉब ऐसे ही था। जॉब और मुल्की दफा के लिए आपने बहुत काम किया नहीं आपने। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा इसमें अमेंड करता हूँ। पहले तो जब हम जॉब पर गए, क्योंकि हमारे खानदानी ये काम था, ये मशीनिंग का था, इंजीनियरिंग का। मशीन इंजीनियरिंग ठीक का दूसरा ठीक। लेना देना, ये हमें शुरू से हमें विरसे में मिला। सही। टेक्नीशियन थे हम, टेक्निक्स से ज़्यादा वाबस्ता रहे। तो वहाँ जब गए तो उनके कांटेक्ट फिर आर्मी से, हमारे दिफाई जो इदारे हैं उनसे थे, जिस तो जगह पे आप जॉब करते थे जॉब करते थे, उनके। तो वहाँ पर जो आया है, जो हम बनाते थे, तो उसमें एमुनेशन ही शुरू हुआ। ठीक। और वो एमुनेशन हमारा माशाल्लाह वो फिर 95 तक हमने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया कुमैल, कि खुदा की कसम सन 71 की जंग लगी, ऊपर जहाज फिर रहे थे और हम रात को बम लोड करने की ट्रॉलियों पर काम कर रहे थे। हाय हाय सही बात है। और अल्लाह की कसम हमें नहीं पता होता था कि हमने घर कब जाना है, क्यों जाना है। बस यही था कि मेरा मुल्क है, मेरा वतन है। और वहीं पर एक बार में अल्लाह ने मुझे बचाया भी। हम जा रहे हैं, पुरानी सी मोटरसाइकिल होती थी, उसका नाम ब्रिजस्टोन, ठीक, उस पर जा रहा था। तो पीछे से भारतीय जहाज़ों ने इमामिया कॉलोनी पर फायर मारा बहुत, जो अच्छा। वहाँ फाटक बना हुआ है उस पर जाकर लगा, और इतनी जोर से आवाज़ें आई उस फायर की। तो हमारे जो फैक्ट्री के लोग थे 2 3 4, तो वो उनको गोलियां लगी एक दो कुछ समय ओहो। समय और मैं बच गया। मेरे मेरे अल्लाह ने मुझे वहाँ रखना था, तो मैं वहाँ से ही बचा। इस तो क्रिटिकल सिचुएशन में हाँ, मतलब और क्या हर कैफियत और होती होगी? हम काम काम सुबह 7:30 बजे पहुंचना होता था, और रात तक कोई इल्म नहीं होता था कब तक जाना। तो उसमें हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ा उस जंग में भी, और उसके मामला को देखना हमने, बड़ा अच्छा लगा। वो सब कुछ बहुत अच्छा था। अब ख्वाब की मानिंद लगता होगा, वो चीजें नहीं, जहन में खुदा की आती होंगी। कसम, अब तो मेरा मेरा जो मुल्क है ना, पता नहीं किसी की नजर लग गई है, वरना तो इसको तो दुनिया का सबसे ज्यादा कामयाब मुल्क होना चाहिए था। अच्छा, जो ऐसा मुझे एक चीज की नहीं समझ आती कि यार जिससे भी पूछो, पुराने इतने हमारे बड़े बुजुर्ग गुजरे, हम जब उनसे पूछते हैं वो अपनी कामयाबी की किस्से सुनाते, दास्तानें सुनाते कामयाबी। तो फिर अगर इतनी कामयाब जिंदगी थी तो आज हम इस मुल्क के इस दहाने पे क्यों खड़े हैं, इस जगह पे क्यों खड़े हैं? दरअसल एक बात आपको बता दूं, कौमें तरक्की उसी वक्त करती हैं जब उनके अंदर अ, झूठ निकल जाता है और हलाल रिस्क की तरफ रुजू हो जाती है। और दूसरा ये है कि जो हमारी दर्स गाहें हैं, अगर उसमें ईमानदारी के साथ उनको तालीम दी जाए और उनकी तरबियत भी की जाए, तालीम के साथ तरबियत इंतहाई ज़रूरी ठीक है। है। और ये हमारे उलमा हज़ार कर सकते थे, उन पे जिम्मेदारी आयद होती है। उन टीचर्स, हुकूमत, सब पर ये जिम्मेदारी आयद, कौम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अ, उन नस्लों की, जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, जो उनकी तरबियत पर तवज्जो दें। हम एक दूसरे पर डाल के बड़े जिम्मा हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है। अच्छा, जैसा अ, आपकी इस जो आप काबिश बता रहे हैं, जो आपने अपनी लाइफ में
जो मेहनत की है, जिस तरीके से आपने 71 में जंग के दौरान आपने काम किया, इसके बाद आपके जो सियासी तल्लुकात रहे। नहीं, ये भी एक ऐसा था, यहाँ पर वो जो एआरडी बनी थी, उसको 9 सितारे भी कहते थे, और फिर जुल्फ़िकार भुट्टो साहब तशरीफ लाए, तो उन्होंने ये, सबसे पहले मैं बता दूं, मज़नी में कुछ अरसे के लिए हम मज़न भी रहे। अच्छा। तो वहाँ पर एक ऑफिस था जो आज भी कायम है, और मेरा अपना ख्याल है कि वो ऑफिस मुझे अभी भी याद है कि वो क्या नाम, वहाँ पे भुट्टो साहब तशरीफ लाए थे, तो मैंने भी उन वो हाथ मिलाया था भुट्टो साहब हमें। से? हाँ हाँ हाँ, मुझे मतलब यही पता था कि ये टीवी में हम देखते हैं इनको, और ये हमारे सही पास है, आ रहे आपके हैं लिए एक उधर। सेलिब्रिटी थे। हाँ, सेलिब्रिटी थी, सही। बिल्कुल ऐसे ही हम, क्योंकि इतने शऊर वाले इंसान नहीं थे कि हमें सियासत का कोई इल्म हो, तो उनके जहाँ भी जलसे होने हम चले जाते, या वो हम एंजॉय करने के लिए जाते थे, हमें कुछ मकसद तो कुछ नहीं होता था, मगर ऐसा था, मज़ा बड़ा आता था कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं और तकरीरें हो रही है, और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद भुट्टो साहब जो है ना, वो इक़्तिदार से आउट हो गए, तो ये 9 सितारे और एआरडी बना दी गई है। फिर उसके बाद जो, मतलब आप कह सकते हैं, वो 9 सितारे भी कहते थे, 9 सितारे, तो ये तमाम जमातों को मिलकर, उसमें मौलाना फजल रहमान थे, और शाह नूरानी सर थे, और दूसरे आपका अल्लाह भला करे रफ़ीक बाजवा, रवाबज़ार नसरुल्लाह खां, और बड़ी बड़ी अहम शख्सियात थी। हमें तो ये पता था कि वो उन वहाँ पर मुझे उनको भी सुनने का, मैंने बताया ना, हम इंजॉय करने जाते थे, हमें कोई सियासत से भी या ज़्यादा वो नहीं थी। तो मैंने तो आपकी पिक्चर नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ, और हमजा शहबाज साहब के साथ, मरियम नवाज साहिबा के साथ, फिर बिलाल यासीन साहब, माजिद ज़हूर साहब जो एमपी हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बिलाल यासीन साहब जो होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, इन सब के साथ लाइन 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 में आपकी पिक्चर्स देखी और बड़ी हाँ, खुशगवार नहीं, ये मोमेंट। किशन नगर में तशरीफ लाए अपना मियाँ नवाज शरीफ, लाहौर में कृष्ण नगर। यहाँ लाहौर में किशन नगर में तशरीफ लाए, तो हम यहाँ रहते थे। मैंने बताया कुछ अरसा के लिए हम उधर गए थे, किशन नगर आ गए थे, ठीक है। 71 में हम आ गए थे किशन नगर जी, ठीक। यहाँ इस्लामपुरा किशन नगर जो आजकल, तो यहाँ पर आ गए थे, तो वहाँ वहाँ पर वो तशरीफ लाए थे ताहिर कादरी साहब के साथ, ठीक। समझिए, तो राजा स्पोर्ट्स वाले थे, उन्होंने बुलाया हुआ था उनको, तो मैं भी साथ साथ उनके था, तो मेरे मोढ़े पे भी हाथ रखा उन्होंने, और हमें उनके नाम भी नहीं था कि वो मतलब नवाज शरीफ आ रहे, हमें ये पता था इत्तेफाक वालों के लड़के हैं ये, जो इत्तेफाक फाउंड्री है सही। उनसे, क्योंकि बहुत पॉपुलर मिल्स थी वो लाहौर में सबसे ज़्यादा, तो हमने उनके साथ साथ हम होते, तो फिर होते होते हम रिवाज गार्डन गए, मेरे साथ और भी दोस्त थे जो किशन नगर में अब नहीं रहे, मेरा ख्याल कि मुझे एक दोस्त ने कहा था पीपल्स पार्टी में कि आप जिंदा हो उस वक्त से। मेरा अपना ख्याल है कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो हमारे करीबी दोस्तों में था, इफ़ी मलिक साहब थे, सही। दूसरे और भी थे, तो फिर हम मियाँ अजहर साहब के घर चले गए, फिर वहाँ पर वो मियाज़ साहब भी, मियाँ अजहर साहब मियाज़ के, साहब भी मतलब गवर्नमेंट में किसी आला मुकाम पे रहे हैं और किसी बड़े नहीं, ओहदे पे रहे हैं। मियाँ अजहर साहब भी लीड कर रहे थे पूरे सिस्टम को, अच्छा अच्छा। बाद में फिर वो सदर नहीं रहे थे, फिर नवाज शरीफ साहब ने सदारत संभाली थी ठीक ठीक। पहला, उनका बहुत बड़ा किरदार था पीएमएलएन को बनाने में, उससे समझ, तो फिर उसके बाद तब्दीलियाँ आती गई जैसे जैसे हम, तो वहाँ भी हम बड़ा, वहाँ पे टीवी वाले आए हुए थे, तो हमें बड़ा शौक था कि टीवी में हमारी तस्वीर आ जाए, से हम देखी तो हमें टीवी में हम बैठे रहे, तो वो खैर वो भी एक टाइम गुजरा, फिर इनका एआरडी के जलसे शुरू हो गए, तो मुझे ना वाजिद अमीर साहब हमारे शायर हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं जी जी, हमारे। मैंने उनका इंटरव्यू आज किया भी। जी हाँ, किया जी आपने, जी तो जी। चलें, अब बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़े शायर हैं, मैं कहता हूँ उस्ताद शायर हैं, मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ, और बहुत हमारी जवानी के दोस्त हैं। तो मैंने उनसे कहा जी मुझे कुछ लिख कर दें, मैं वहाँ कुछ पढ़ूँ और जलसों में तो कुछ तो कहूँ, तो उन्होंने मुझे
कुछ अशार लिख कर दिए तराने के। तराने, सही। तराना स्टाइल का ये मतलब एक नगमा लिख कर दिया। उसके बोल कुछ यूं थे, आज भी मुझे याद है वो ज़बानी, याद रखेगा ज़माना उन्हीं बेईमानों को, याद रखेगा ज़माना ज़माना उन्हीं उन्हीं बेईमानों बेईमानों को। को, सही। लूट लेते थे जो चलते हुए इंसानों को, हाँ, हाँ। लूट क्या लेते थे। बात! पीपल्स पार्टी के खिलाफ ARD का ये जलसा था, जहाँ अच्छा। मैंने पढ़ा पीछे नवाब ज़ाहिर नसूरुल्लाह होते थे और ये सारी क़यादत बैठी होती थी और मैं वो तराना पढ़ रहा होता था। क्या बात! याद रखेगा ज़माना उन्हीं बेईमानों को, लूट लेते थे जो चलते हुए इंसानों को। आगे एक शायर कहता है, तूने मजदूर के सीने पे चलाई गोली वाह, और वाह! किसानों के लहू से भी मनाई होली, क्या बात! तूने रुसवा किया दुनिया में मुसलमानों को, याद रखेगा ज़माना उन्हीं बेईमानों क्या को। बात! जी क्या हाँ, बात! ये बहुत खूब, वाजिद अमीर साहब का बहुत बहुत खूब, खूबसूरत बहुत। होता है। तो ये मैं पढ़ता था, लोग मेरे से ऑटोग्राफ लेते थे अच्छा। और यकीन करें मैं हैरान होता था, लोग मुझे, मेरी माइक में आवाज़ जा रही है और मुझे ऐसा है। मैंने तो मतलब लोगों से सुना, बहुत सारे लोगों से आपके बारे में सुना कि आप कंपेयरर भी थे, आप कंपेयरिंग भी करते थे और मतलब इतने सारे फन को नहीं, साथ लेके वो चलना। ऐसा हुआ कि म्यूज़िक से तो लगाव रहा बचपन से ही, 4-8 गाने याद कर लिए और बस अब उसी में खुश हो गया कि वो गा दिए कहीं पे जाके। सही। और वो थोड़ा सीखने का भी इत्तेफाक हुआ मुझे। एक हमारे मुझे एक दोस्त मुझे ले गए, तो मुझे दोस्त ले गए तो जहाँ पे ये हारमोनियम और तबला था, तो मुझे नहीं पता ये साहब कौन है, मगर उस्ताद फ़कीर हुसैन थे, सही। उस्ताद हैदर खान साहब के ससुर। सही। तो मैं वहाँ चला गया, तो वहाँ वो इलाका ऐसा ही था जहाँ ये एक ख़ास इलाका होता था, तो वहाँ जहाँ पर म्यूज़िक ही होता था। तो मैं वहाँ चला गया, तो मैं डरता भी था कि किसी घर वालों को मालूम ना हो जाए, मगर मेरा शौक़ ऐसा था कि मैं कुछ, तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत रियाज़ कराना शुरू किया और हम कहते थे हमें गाना गवाओ, तो वो कहते थे ये माँ की आवाज़ लगाओ, हम कहते थे यार ये कौन-सा गाना है जो आपने कहीं से सुना तो नहीं था कि मुशर्रफ साहब भी गाते हैं तो मुझे भी गाना है? उससे ये तो ऐसी मियाँ हमारे वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ भी गाते हैं। अच्छा! वो आज बहुत अरे अच्छा क्या गाते बात! हैं। दिन ढल जाए शाम ना आए, ये और भी बहुत अच्छे रफ़ी के गाने, सुनना भी बहुत अच्छा। अच्छा सॉरी और मुझे और एक और बात बताऊँ, हमारी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है स और वैसे भी वो बड़ी माशाल्लाह। समझ-बूझ रखती जी, हैं जी, जी, म्यूज़िक बिल्कुल। पर भी, और रखनी भी चाहिए। देखें, एंटरटेनमेंट हमारे पास कुछ है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे आप है। थोड़ा-सा रिफ्रेश होने के लिए कुछ तो करें। आप क्लब में चले जाएँ, क्लबों में चले जाएँ, जिमखाना में चले जाएँ या इसमें कास्मों में चले जाएँ। सारे बुज़ुर्ग बैठे होते हैं और तमाम एक अजीब-सा माहौल होता है और बहुत पुरानी-पुरानी मतलब विदाउट मुस्कुराहट बातें हो रही होती हैं और बहुत डैमेजिंग किस्म की बातें हो रही होती हैं। बंदा थक जाता है वो बातें सुनता-सुनता भी। मुझे आज आपके थ्रू हमें नाज़रीन ये तो पता चला कि कौन-कौन गाता है, सियासत में कौन-कौन गा लेते हैं। और इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट जो चीज़ मुझे समझ में आई है कि आपने तो तराने बड़े लिखे हैं नून लीग के लिए। मतलब मैंने उनके हाँ, काफ़ी सारे हाँ, आपने बनाए हैं हाँ, तराने। जी, जी। वो हमारे से एक दोस्त हैं हमारे, थे दोस्त, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जावेद कुछ ऐसा होना चाहिए कि तराने आप म्यूज़िक से थोड़ा करते हो। उस वक़्त तो थोड़ा बहुत सारा तजुर्बा हो गया था मोहब्बत मुझे बस। रही है म्यूज़िक से हाँ, जो लगाव रहा है म्यूज़िक है ना? लगाव है तो यस। कुछ करें। तो मैं कुछ लिख भी लेता था, कुछ कंपोज़िशन भी बना लेता था सोच के, और वाक़ई बन जाती थी, अल्लाह बनवा देता। तो फिर मैं हमारे एक रिकॉर्डिंग साहिर अली बग्गास जी, 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 जी। जो बल्कि हैं उनके इत्तेफ़ाक़न मेरी उन्हें आपकी मुलाकात भी रही है जी, वहाँ जी, पे। जी। उनके जो भाई है थे, आप मिले थे मुझे जी, उस जी, जी। वक़्त जब मैं रिकॉर्डिंग करवा जी, रहा था। बिल्कुल ऐसे है। तो मैंने 3, 4, 5 जो सॉन्ग थे ना वो रिकॉर्ड वहाँ कराए। उनकी कंपोज़िशन भी बनाई है और बना के दी है, उसके बाद फिर उनकी रिकॉर्डिंग भी कोई करवाई कोई है। 2-3 बता ही समझ दें। ये बहुत चला था तराना, जिए तू सदा नवाज़ शरीफ, सही, सही। ये आपका है। तू ही मिल्लत की है आबरू। सही।
ये बड़ा अच्छा तराना मेरे से बना। तो आपने अच्छा, हमजा शहबाज साहब के लिए भी और कुछ किया था? हाँ, हमजा शहबाज चलो हम तुम्हारे साथ हैं, अच्छा। सबको लेके साथ चलो हम तुम्हारे साथ हैं, सही से। ये भी मैंने बड़ा अच्छा। एक मरियम साहिबा को बड़ा तराना पसंद था जो उन्होंने मुझे कहा, मुझे तो नहीं कहा, किसी को की तरफ से मुझे पैगाम आया कि ये जो है वो तराना जो है वो अ, लगाओ। जब हम 2013 का इलेक्शन था तो नासिर बाग के सामने ऑफिस था पीएमएलएन का, तो वहाँ पे बार बार लगवाती थी। जब भी वो वहाँ तशरीफ लाती तो वो वहाँ पर वो हमें वो तराना दोबारा से लगवाती। सही। उसके बोल थे, ये मैंने बड़ी मुश्किल रिकॉर्ड किया था, मुझे कोई आवाज़ नहीं मिल रही थी और उस ज़माने में मैं रात को जाग जाग के मेरी अपनी आवाज़ भी बड़ी ख़राब हुई थी। सही। क्योंकि 3 माह 2.5 माह मुझे लग गए थे और रात दिन मैं, क्योंकि 4-4 6-6 घंटे लाइट जाती थी और मैं स्टूडियो में, हम गर्मी में बैठे रहते थे, कभी आते थे 2 बोल रिकॉर्ड हो जाते तो फिर लाइट चली जाती थी, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग थी। पीपल्स पार्टी का दौर ख़त्म हुआ था, क्या हुआ था, बहुत बुरा हालत था। खैर वो था तराना जो मरीम साहब को, तुम मोहसिन वतन हो और मीर कारवां हो, तुम मंजिलों का निशां हो, तुम मोहसिन वतन हो और मीर कारवां हो, जियो नवाज शरीफ, जियो शहबाज शरीफ, ये क्या एक बात। तराना था। जी सही। हाँ। जी, तो आप वर्कर रहे हैं इसके नून लीग के, मुझे लगता है कहीं न कहीं आपका बहुत ज़्यादा लगाव है इससे, नून लीग से। मैंने भाई लगाओ, एक हल्का लफ्ज है लगाओ, ये मैं पीएमएलएन मैंने एक जिंदगी दी है। अच्छा। मैं इब्तदाई दौर से ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वर्कर फैन हूँ। रहा हूँ, वर्कर रहा हूँ। मुझे याद है जब वो पहली बार किशन नगर लाहौर तशरीफ लाए तो उनके साथ ताजु कादरी भी थे, वो राजा स्पोर्ट्स वाले होते थे, तो उन्होंने बुलाया था, उन्होंने एक छोटा सा जलसा रखा था। तो पहले वो घर में मीटिंग हुई और उसके बाद फिर हम इस्लामपुरा चले गए पहले। तो मैं ये बता रहा था कि वो मेरे मोढ़े पे भी हाथ रखा उन्होंने, तो मुझे ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है, आप आएँ। तो एक फ्लो था वो, क्योंकि वो भी टेक्नीशियन और मिल ऑनर्स थे, तो हमें भी इंजीनियरिंग से बड़ा लगाव था, इसलिए उनसे वैसे भी लगाव था कि ये अ, अ, बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए काम है और उन्होंने किया है। मगर बहुत सारी रुकावटें मेरे पाकिस्तान में हर तरह से वो कर नहीं पाए जो उनको करना चाहिए था। मगर अभी भी उनकी बेटी है मरीम नवाज साहिबा, वो भी बड़ी जद्दोजहद कर रही हैं और मेरा अपना ख्याल है कि अल्लाह करे वो कामयाब हों अपने मकसद में। अच्छा, इस हवाले से अगर हम बात करें तो आप अभी कुछ अर्सा काफ़ी ज़्यादा अलील भी रहे हैं, काफ़ी बीमार रहे हैं आप, और अल्लाह ताला ने आपको शिफा याब किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जिस रूम में आप थे हॉस्पिटल के, सुना है कि उस रूम में नवाज शरीफ साहब भी एडमिट रहे हैं कुछ अर्सा पहले। हाँ, ये पिछले दिनों की बात है। मुझे क्योंकि प्रोस्टेट का मसला था और उसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं मेरी रुकती थी और हर महीने मुझे ब्लीडिंग इश्यूज आते थे और मुझे बहुत से ब्लड का इंतज़ाम करना पड़ता था, तो इस तरह से वो हुआ। मगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी गया तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ उनसे, बिल्कुल ऐसे। तो मैं ये फिर वो मुझे, मैं क्योंकि ईद वाले दिन मुझे प्रोस्टेट का मसला आया, फिर ब्लीडिंग और फिर मेरा यूरिन रुक गया, तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। तो फिर वो उसके बाद उन्होंने मुझे दाखिल करने का कहा, जो ईद का दिन था और अमला भी वहाँ मौजूद नहीं था। एक दिन का वक्फा डाल के हम घर आ गए। उसके बाद फिर मैंने भाई को फ़ोन किया। अब कहोगे कौन से भाई हाँ, को? ज़ाहिर सी बात है। मैं भाई मुझे तो मैं भाई भाई के लफ्ज़ से मुझे डॉन को ही याद आता नहीं, है। नहीं, मेरा भाई है बिलाल यासीन, अच्छा, यकीन करें। और एक छोटा भाई है उससे माजिद ज़हूर, एमपीए जो है। एमपी माजिद ज़हूर, और आजकल होम होम मिनिस्टर भी हैं बिलाल यासीन भाई। बल्कि ये कह लें कि सेकंड मरियम नवाज का जो विजन है वो पूरा कर रहे हैं और क्या बात। रात दिन मेहनत कर रहे हैं। क्या ये बात। मेरे भाई की मोहब्बत थी, मेरे से वो खास लगाव रखते हैं और ये इसका एहसास उनको भी है और मुझे भी है कि हम उन दोनों में बहुत मोहब्बत है। अल्लाह ताला ने ही पैदा की वैसे ही, और मेरी खुशकिस्मती है जब मेरा नाम उनके साथ जुड़ जाता है तो मेरी इज्जत में और इजाफा हो जाता है। तो मैं तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता अच्छा हूँ। जवेद साहब,
इतनी खुशगवार माहौल में ज़िंदगी जी। आपकी गुज़री, बड़ी अच्छी गुज़री। मुझे लगता है कि कुछ कुछ हमारे दरमियान कुछ दोस्त, कुछ अहबाब ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो गम को बड़े कम लम्हे के लिए देखा होता है। अगर गम होता भी तो ज़्यादा खुश रहते हैं, लोगों को खुश रखते हैं। अच्छा, इतनी अच्छे लम्हात अभी आपने डिस्कस किए। मैं कुछ नज़र डालूँगा उन लम्हात पे जो आपके साथ आपने मैं फेस किए हैं। बात बात है, ज़िंदगी जो है ना वो इक्वल नहीं चलती। वो लामाला अप्स जो एंड डाउन्स उसमें आर द अब नेम ऑफ लाइफ। ये दुनिया में होता रहा। ठीक। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 30-31 साल पहले मेरी पहली जो वाइफ़ थी, उनका ब्लड कैंसर से इंतकाल हो गया। ओह! ये रावी रोड पे रहते हैं, पायनियर क्लॉक इंडस्ट्री जो थी, जिसमें पाकिस्तान के जितने भी टावर्स क्लॉक है उन्होंने ने लगाए थे। सही। और पाकिस्तान का पहला जो क्लॉक है वो भी उन्होंने ने बनाया था। पाकिस्तान में जो 47 के बाद हमारे पार्टीशन हुआ, उन्होंने ने बनाया था और उनके ही लगते थे, और ये पायनियर वालों के। तो जो मेरे ससुर थे और मेरे बच्चों के नाना बहुत इंतहाई टेक्नीशियंस आदमी थे, कमाल आदमी। उन्हें ज़ियाउल हक साहब ने भी उनसे मुलाकात की और उनको इनाम इकराम भी दिया उन्होंने सही। उस ज़माने में। तो बहुत जीनियस मैन थे, बहुत कमाल आदमी थे। तो उसके बाद वो 3 माह बाद मेरी बेटी 7 साल की थी, करीम पार्क में वो पढ़ती थी, फारूकी गर्ल्स हाई स्कूल में। तो बच्ची थी, तो वो बेटी मेरी टांगा होता था तो उस पे से गिरी है और पहिए के नीचे आ गई। वो एक हादसा कितना बड़ा, 3 महीने बाद वालिदा के मरने के बाद फिर उनका इंतकाल हो ओह! गया। तो ये बहुत बड़ा सदमा था मेरी जिंदगी के लिए। तो मैं जॉब पर भी जाना, मैंने बच्चे भी पालने, मेरे लिए तो एक बड़ा संगीन सा एक वो था। दीवार खड़ी हो गई कि मैं करूं तो क्या करूं। थोड़े अरसे में मैंने लोगों की रंगत देखी, लोग अपनी जान छुड़ा रहे थे बच्चे रखने से। तो मैंने कहा यार मैं करूं तो क्या करूं, इन बच्चों को मैं कैसे वो करूं। खैर मैं कोशिश की कि कहीं एडजस्ट हो जाए, तो मुझे कुछ टाइम मिल जाए, तो फिर मैं अब स्कूल भी खुलने वाले और उनकी पढ़ाई भी, और भाई जहाँ भी बच्चे मेरे साथ जाते तो उनको कहा जाता बेचारे आ गए। ये जो लफ्ज था ना, मैं ये मायूस करता था, बच्चों पे असरअंदाज होता था। ये ये लॉजिक होती इंसान की कि आपको डिग्रेड करना हो तो ऐसा लफ्ज कह दें, बेचारे आ गए। बेचारे किस बात के, बाप जिंदा है, वालदे गई हैं, तो अल्लाह ताला कोई सबब तो पैदा करेगा। फिर मैंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया इस पर कि यार स्कूल जाने से पहले बच्चों के कपड़े कौन धोएगा, इनको वहाँ छोड़ के इनकी तालीम खत्म हो जाएगी। तो मुझे अल्लाह ताला ने एक उसका नेमुल बदल दिया, और माशाल्लाह मैंने अपनी फैमिलीज़ में, अपनी रिश्तेदारों में वो निकाह करके मैं अपने घर ले आया। शुक्र जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने एक रेंट पर घर लिया और बस अपने घर से निकला, भाई के साथ रहता था तो इधर चला गया। तो मैंने फिर अपनी ज़िंदगी को कहा कि नहीं, मैंने अब इन बच्चों के लिए जीना है। मैंने इनको इनको वो बनाना है जो मेरे अंदर कमी है ना, वो अल्लाह ताला इसलिए पूरी करे। जीनियस बच्चे थे, बड़े समझदार थे, बड़े आज आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। माशाल्लाह। पाकिस्तान में मेरा बड़ा बेटा है, तीनों बेटे माशाल्लाह इंग्लैंड होते हैं। और ये दूसरी वालदा का कमाल है कि उन्होंने ऐसा ही है, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है ना कि आप जनाब सोतेले से, मेरे मेरी मेरे घर में ऐसा कोई इशू नहीं है। ये तीनों चारों बहन भाइयों में इतना मोहब्बत है, इतना प्यार है। ये तीन तो इंग्लैंड रहते हैं, एक मेरी बेटी है वो सीएसएस कर रही है माशाल्लाह। अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, आमीन। और मैं उसकी ज़िंदगी के लिए दुआ भी करता हूँ अल्लाह पाक से कि वो कामयाब ज़िंदगी गुजारे। लाहियाम। हमारे यहाँ वो लगी रहती, मैं इससे आगे जाऊँ, मैं इससे आगे जाऊँ। तो बेटी ने भी यही समझा, यही कामयाबी या कहकर तो जो वो बिल्कुल देखा ऐसे है। मैं भाइयों से भी आगे जाऊँ। बिल्कुल तो ऐसे। इंशाल्लाह वो ऐसा होगा। मैं देख रहा हूँ उसका मुस्तकबिल है, बहुत अच्छा है। अच्छा, जो ये सब अभी हमने, जैसे आपने गम की बात की और ये सारी चीज़ें पीछे हम लोगों ने डिस्कस की हैं कि आप कैसे अपनी जर्नी आपकी स्टार्ट हुई। ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे बार-बार ये तजस्सुस होता है
कि आप गाते भी थे, आप दफ़ाई निज़ाम के लिए भी आपने काम किया, जॉब भी की, अपनी ज़िंदगी में कुछ बुरे लम्हात भी देखे, ठीक है? और कुछ मुझे लगता है कि ये अल्लाह ताला की कुछ मर्ज़ी होती है इंसान के लिए। इंसान सीखता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ़। इस सब करने के बावजूद आप एक्टिंग की तरफ भी आ सकते थे, आप पाकिस्तान से बाहर भी जा सकते थे और स्पेशली मैं अपने नाज़रीन को बता दूँ कि आपने हम सब उम्मीद में आपने एक किरदार देखा होगा उसका था राना वो सनाउल्लाह का। ये वही किरदार आज हमारे साथ बैठे हुए हैं जो राना सनाउल्लाह का किरदार करते थे। एक्चुअली वो भी एक हादसाती बात थी कि राना सनाउल्लाह के कैरेक्टर के लिए उनको एक शख्स चाहिए था। सही। तो कुदरती बात है मेरी मैचिंग होती थी राना साहब से सही। ये थोड़ा सा। तो एक दिन मेरे जो दोस्त थे ना वो फरूख शाह साहब जो इमरान खान का कैरेक्टर करते थे हम सब उम्मीद से हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो वहाँ पर वो मुझे कहने लगे यार आपकी शक्ल मिलती है क्यों ना आपका प्रोड्यूसर को कहा जाए। तो मैं उनके साथ वैसे भी चला जाता था हाँ। शूट देखने के लिए। ये बारी स्टूडियो में उन्होंने सेट लगाया हुआ था और वहाँ पे हम वो करते थे। तो मैं भी वहाँ चला गया तो जिस वक्त तो तो जो प्रोड्यूसर थे उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे देखा कि यार राना सनाउल्लाह तो मिल गया, ये तो सेम शक्ल है यार, इनको गेटअप करो। अब मैं कही यार मैं तो अदाकारी नहीं आती। उन्होंने कही अदाकारी तो यही है जो आप बोल रहे हैं कह रहे हैं, यही अदाकारी है और कौन सी इसके लिए कोई स्पेशल है। आपने वैसे ही बोलना याद करके। मैंने कहा ठीक है जी मैं देखूंगा। मुझे भी थोड़ा शौक पैदा हुआ कि यार ये पोर्शन खाली रह गया था अदाकारी का तो इसको भी फिल कर लिया जाए। यहाँ मैं कंपेयरिंग मैंने 50-60 प्रोग्राम किए, मस्कत में भी किया जाकर। सही बात है एज ए लीड करता था। मैंने जलसों को भी मैं स्टेज सेक्रेटरी बनाऊं और वहाँ भी खताबात भी बहुत सारे जलसों की किए मैंने। और इसी तरह से मैंने कहा यार यही अदाकारी थी और कौन सा था तो कर। तो मैंने वो मेकअप करा लिया राना साहब का। पहले ही नूर साहिबा थी अदाकारा हमारी, उनके सामने मेरा शॉट था। तो उनके सामने जब शॉट था तो मैं घबरा गया। तो मुझे वो डायरेक्टर ने कहा कि आप छोड़ दें, आप पानी पिए। मैं वो पानी वानी पिया और फिर वो डायलॉग याद किए। तो फिर थोड़ी देर के लिए नूर साहिबा को मेरे सामने से हटा दिया गया। उन्हें कहा जी आप बोले। तो फिर उन्होंने मुझसे पहली बार ये शॉट दिया। जब 2-3 एपिसोड हो गए तो फिर वो मैं खुद ब खुद ही यूज टू हो गया। तो फिर मुझे भारत मैंने 12-13 तो किए होंगे एपिसोड। तो मुझे राणा साहब से मिलने की ख्वाहिश हुई कि मैं उनसे मिलूं, राणा सनाउल्लाह साहब से। तो सेक्रेटेरिएट में कोई मीटिंग कर रहे थे तो मैं वहाँ चला गया। मुझे मेरे दोस्त हैं जो शहबाज शरीफ साहब बनते हैं, उनका नाम है शौकत साहब। शौकत साहब मुझे वहाँ ले गए। तो अब वहाँ अंदर मीटिंग चल रही थी। तो मीटिंग थी कि राणा साहब मसरूफ हैं। अब उन्होंने कहा था कि उनको लेकर आना, मुझे लेकर आना। फिर वो मीटिंग, फिर वो माल्टन वाकया हुआ, फिर इस तरह से कुछ मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकात नहीं हो सकी उसके बाद। जी हाँ, जी हाँ। तो इतने इतने सारे आपने माशाल्लाह काम किए, कभी एहसास हुआ है कि यार मैं बहुत पहले पाकिस्तान से बाहर चले जाता और वहाँ पे जाके मुकीम हो जाता। और अच्छा ये एक कुर्बानी होती है वालिदैन की, हमेशा हर वालिद अपनी औलाद के लिए कुर्बानी देता है। मेरी भी, मैं समझता हूँ जहाँ वालिदैन इतनी कुर्बानी देते हैं तो ये भी एक कुर्बानी थी मेरी कि मैंने खुद को, क्योंकि यहाँ मेरी बेगम, तीनों बेटे इंग्लैंड थे। तो जब तीनों इंग्लैंड थे तो यहाँ बेगम और बेटी कॉलेज जाना, स्कूल जाना, जो भी कुछ होना, यहाँ मामलात घर के सारे मेरे अंदर थे। तो मैं अगर चला जाता तो भाई ख़वातीन क्या करती। ये सोच के मैंने कहा नहीं, आप स्टे वहाँ करें और मैं यहाँ संभाला हुआ। तो मैंने वो संभाले रखा, एक एंड मैंने संभाले रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटी जब तालीम याफ्ता हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मतलब इतनी तालीम हासिल कर ली उन्होंने और बच्चे ही वेल सेटल हो गए। अब
एक बड़ा काम हुआ कि बेटे ने, क्योंकि पाकिस्तान में जो यहाँ ऐलान किया गवर्नमेंट ने, मरीम साहबा का भी है, कि आईटी और एआई को फ़रोग देना है, तो उन्होंने अब एक कॉलेज इंस्टीट्यूट बनाया है, बड़ा बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट बनाया है क्वींस रोड पर, गंगाराम के पास, जी निज़ाम चैम्बर में। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत खूबसूरत इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है एआई के हवाले से। और क्योंकि गवर्नमेंट का भी ये विजन है अब मरियम साहबा का कि इसको बढ़ाया जाए। तो मेरा अपना ख्याल है कि उस पर काम करे सलमान बहुत ज़्यादा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। वो पाकिस्तान में और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोलना चाहेगा, और इससे पहले उसे दुबई में भी अच्छा ये करना है काम। अच्छा, एक इतनी सारी गुफ्तगू के बाद हमारे तमाम देखने वालों के भी जहनों में ये सवाल आता है कि यार, आपके इतने अच्छे तल्लुकात थे, सियासी भी और समाजी भी, और तालीम भी आपकी रही ऐसी, फिर आप दफ़ाई निज़ाम में भी काम करते रहे। तो अब मुझे लगता है कि हम तो आपको देख रहे थे कि आप शायद अपने सियासी कोई कारकुन बनेंगे, कोई आप सीट लेंगे, यार जैसे देखे सब देखे सबने। एक छोटी सी बात है, अल्लाह ताला ने मेरे अंदर से वो चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं। ना तो मुझसे अल्लाह ताला झूठ बुलवाता है, हलाल रिज़्क की तरफ मेरी तवज्जो है कि मेरा समझ नहीं। और मैं सदर भी रहा हूँ बनते 73 यूसी का, और पार्टी के लिए काम करता रहा हूँ। बहुत सारे लोग सीटों के लिए करते हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज तक मैंने बिलाल भाई से अपना काम नहीं कभी कहा। माजिद ज़हूर मेरे इतने क्लोजली फ्रेंड हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनकी फैमिली को भी, और मेरे भाई बिलाल को भी अल्लाह ताला उसको बहुत, और मेरे तो बच्चे उसके फ़ैन हैं, खुदा की कसम। इंग्लैंड बैठे, अब्बू जी भाई के लिए क्या लेकर आऊँ और क्या दे। मैं कहा बेटा, जो ले आना, जो भी मेरा दिल कर रहा है, जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो उस उनके लिए करें। उन्होंने मेरे लिए एक नई ज़िंदगी उन्होंने दी है, उन्होंने बहुत तवज्जो रखी मेरी इस मामले को, और मैंने कभी लालच के तहत, तमा के तहत ये सियासत में हिस्सा नहीं लिया। और रिवायती लोग होते हैं, हमें ओहदे मिले, बल्कि मुझे कहते भी रहे हैं कि आप कहें। मैं कहा जब मेरा एक बड़ा भाई, मेरा एक छोटा भाई, अ, एक बिलाल यासीन और माजिद ज़हूर एमपी है और वजीर हैं, तो मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मुझे किस ओहदे की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने मुझे दो भाई दिए हैं, मैं आज उनको बहुत, और बहुत अच्छे खूबसूरत दोस्त हैं, आमिर मिर्ज़ा साहब हैं, चौधरी इलियास साहब हैं, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बड़े खूबसूरत दोस्त हैं, और भी दोस्त हैं। मगर ये है कि कभी लालच और तमा के तहत किसी से ताल्लुक़ नहीं रखा। लेकिन अभी आप शायद एक मुग़ल कारवां कोई ग्रुप है, हाँ, उसके आप उसका नायब हाँ, हम सदर भी हैं। ख़याल ग्रुप जो है ना, वो कारवां ग्रुप है मुग़ल फैमिलीज़ का, मुग़ल बरादरी का। तो उसमें मैं नायब सदर हूँ, पंजाब से। समझ गए कि लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है, लाहौर से ही, लाहौर का उन्होंने बनाया हुआ। तो उसमें भी जो मीटिंग्स होती हैं, नई मुग़ल साहब उसके रूहे रवां हैं, वो इसको अ अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, बहुत काम कर रहे हैं बिरादरी को इकट्ठा रखने के लिए, बस दूसरी बात ये भी। अच्छा, बड़ा ताज्जुब है कि इतनी इतनी सारी आपकी मसरूफ़ियत के बाद भी आप गाने को भी तवज्जो देते रहे। और चूँकि क्योंकि आपसे गुफ्तगू रहती है, तो आपसे ही पता चला कि आपने अभी हाल ही में आपने, जब कोरोना चल रहा था, तो आपने थोड़ी मेहनत की है गाने की तरफ भी। यार देखें कमैल, ऐसा है कि इंसान को जब रिटायर हो जाता है ना, तो बच्चे ने हमें मुझे 10 12 15 साल पहले कह दिया था, अबू जी अब छोड़ दें आप, अब करने को कुछ नहीं। तो आप कहाँ बैठेंगे, थड़ों पे बैठेंगे, दोस्तों में बैठेंगे, क्या करें, सड़ी बातें सुनेंगे। इससे बेहतर था, मैं आखिरी कोरोना था, तो मेरे पास एक हारमोनियम रखा हुआ था, तो मैंने कहा यार क्यों ना इस पर थोड़ा सा, क्योंकि बेगम के सामने बैठना तो बड़ा मुश्किल है, 4 5 घंटे, वो तो हिसाब किताब शुरू कर देती हैं। तो बेहतर है ऊपर कमरे में जाके इसकी प्रैक्टिस क्यों ना, इसको क्यों ना सीखा जाए। वो उस वक्त पहले पहले तो कोरोना में बाहर भी नहीं निकल सकते थे। तो आप हैरान होंगे, मैंने 1 साल लगाया पूरा इसको सीखने में, बहुत।
तो मैं इस काबिल हो गया था मैं 8-10 गाने बजा सकूं, 8-10 गाने गा सकूं हारमोनियम बजा के। फिर रिदम की मिक्सिंग थी वो भी मैं बुला लेता था, तो वो भी एक वो करता था। आपको कभी किसी ने कहा नहीं कि आपकी शक्ल जो है वो एक पाकिस्तान के बड़े महानाज तबला नवाज हैं, तारी खान साहब, उनसे भी आप? अच्छा, ये भी एक वाकया है। ये था रॉयल पार्क एक जगह थी, वहाँ पर गालिबन उन साहब का नाम फिदा था, जिनका वो रूम या था, तो वहाँ ये सारे इकट्ठे होते थे। तारी साहब भी? किसी ज़माने की इब्तदाई दौर की बात कर रहा हूँ। तो तारी साहब वहाँ आते थे, सबसे पहले मैं वहाँ चला जाता था, वहाँ पे रॉयल पार्क में? हाँ, तो वहाँ चला जाता था मैं, रॉयल पार्क। तो उस रूम में विशाल भट्ट साहब हमें थोड़ा सा सबक देते थे वहाँ भी, समझ रहे ये म्यूजिक का। फ़हीम मज़हर भी वहाँ पे होते थे, और भी दोस्त वहाँ आते थे, बड़े बड़े जो सिंगर आजकल के नामवर गुजरे वो भी होते थे। तो तारी साहब से पहले मैं चला तो लोग समझते थे तारी आ गए। अच्छा। उनका भी स्टाइल ऐसा ही था उस ज़माने में, बहुत ज़्यादा इसी तरह, और मेरी शक्ल देख के यही कहते थे कि तारी खासा लग रहे हैं। तारी आ गए। तो मैं इस हवाले से भी मेरी थोड़ी सी पहचान थी कि बहरहाल ये एक कुदरती अमर है कि हमने दोस्तों में मोहब्बतें बांटी हैं, प्यार बांटा है, लोगों को इज्जत देना सीखा है, लेना नहीं सीखा। कुदरत ने खुद इज्जत इतनी दे दी है कि मैं समझता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझ पर मेहरबान है। इतनी इतनी तकालीफ से 3 बार कोरोना, एक बार कोरोना, 3 बार डेंगू होने के बावजूद, और फिर प्रोस्टेट का ऑपरेशन 2012 में, और फिर अब ऑपरेशन, तो इसके अब मैं जिंदा हूँ यार, ये अल्लाह का मेरे नाम नेमत है, नहीं है, बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे। नेमत नहीं, मेरे खुदा की ईमान से मैं। कुछ आपकी आवाज़ का जादू हम भी सुन लें। कुछ इतने सारे तराने आपने गाए हैं और इतनी सारी चीज़ें की हैं, तो क्यों ना आपसे भी कुछ सुना जाए? अच्छा, बेहतर होता तो ज़्यादा अच्छा होता कि म्यूज़िक के साथ गुनगुना देता, मगर ऐसा कुछ नहीं है आपके पास, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा सुना दूं, अगर नाज़रीन को अच्छा लगे तो। मुझे नहीं यकीन कि मुझे गाना आता है, मगर यकीन जानो मैं भी तालिब इल्म हूँ इस चीज़ों का, और मैं कोई इतना बड़ा रियाज नहीं किया है, इतना बड़ा कुछ नहीं है, मगर जितना भी है अपनी समझ के साथ जितना भी गा सकता हूँ आपको सुना देता हूँ। हम कबूल करेंगे जनाब, आप गाइए। आपका हुस्न जो देखा तो खुदाया दाया, आपका हुस्न जो देखा तो खुदाया दाया, फिर मुझे आपके बाहों का नशा याद आया। वो घड़ी कितनी हंसी थी कि मेरे पास थे आप, मेरे गम खार थे, हमदम थे, मेरी आस थे आप। हाय वो चांद सा मुखड़ा, वो महकती जुल्फें, दो घड़ी प्यार में जीने का मजा याद आया, फिर मुझे आपकी बाहों का नशा याद आया। क्या आवाज़ है जय साहब, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आपकी, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने, जैसे आपकी खूबसूरत शख्सियत है वैसे आपकी खूबसूरत आवाज़ है।
और जितना आपके बारे में सुना था आज वैसा पाया आपको। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया, हमारे सुनने वालों को आपकी आवाज़ सुनने को मिली, आपकी कुछ ज़िंदगी की जो मसरूफ़ियात रही हैं वो देखने को और सुनने को मिली। और स्पेशली मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि आपके भाई, आपका ख़ानदान जिन्होंने बहुत ही खिदमत की है दिफा के लिए पाकिस्तान के, उसके लिए हम लोग खराज तहसीन पेश करते हैं आपको भी, आपकी फैमिली को भी। और कुछ जाते जाते आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़। कहना तो चंद बात यही है कि नौजवान नस्ल के लिए भी यही कहूँगा कि खुदा के लिए इल्म हासिल करें। मैंने अपने बेटे को सलमान को इंग्लैंड से पाकिस्तान बुलाया है कि पाकिस्तान की खिदमत के लिए। वो जितने पैसे वहाँ लेता है और जितना वो वहाँ पर काम करता है शायद यहाँ एक ज़र्रा बराबर भी उसकी कमाई ना हो। मगर मैं चाहता था यहाँ पर जो नई नस्ल है वो आईटी की तरफ जाए, एआई की तरफ जाए और साइबर जो चल रहे हैं आजकल तालीमी मामलात उसके वजह। तो मैं भी नौजवान नस्ल को कहूँगा कि खुदारा अपने अखलाकियात को बेहतर करें, अपने अंदर पाकिस्तानियत पैदा करें और अपने अंदर इंसानियत पैदा करें। मेरा अपना ख्याल है कि इससे ज़्यादा बड़ा पैगाम कोई नहीं। हलाल की तरफ जाएं, हराम से तौबा करें। थोड़ा सा लगेगा सर बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। सामने जो चेहरा होता है वो इंसान की तरबियत की अक्कासी है। मुझे लगता है कि आज हमारी इसकी गुफ्तगू भी रही है जो ये वाई अक्सास बहुत खूबसूरत। और मुझे लगता है कि इससे पूछकर कुछ इंसान सीख सकता आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पे। तो हमारे चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस की और हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल, शुक्रिया जाएगी।